Hello my dear students, this is your social science class and today we are going to start a new chapter from history and this chapter's name is the Delhi Sultans. Delhi Sultan जो कि chapter 3 है, हम start करने जा रहे हैं. So up to the last chapter we have seen the South Indian kingdoms और हमने South Indian kingdoms के बारे में पढ़ा जो डेक्कन में बहुत ज़्यादा prominent थी. But you must have noticed that up to that time or we can say up to the 11th century what was there कि दिल्ली का जो नाम था वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी या बहुत इम्पॉर्टेंट किंगडम की तरह हिस्ट्री में नहीं सामने आ रहा था. ठीक है, बिकॉज दिल्ली गेन्ड इम्पॉर्टेंस एज अ सिटी ओनली आफ्टर 12th सेंचुरी. ओनली जो 12th सेंचुरी है उसमें और अर्ली 13th सेंचुरी में इट गेन्ड मच इम्पॉर्टेंस. आगे वो इम्पॉर्टेंस बढ़ती गई एज वी नो दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑन, बट बिगिनिंग में ऐसा नहीं था. सो हाउ डिड इट गेन्ड इम्पॉर्टेंस और दिल्ली सुल्तान्स कौन थे, दिल्ली सुल्तान्स कैसे इंडिया में आए. बिकॉज कैसे इंडिया में आए मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स दे वर नॉट नेटिव टू इंडिया. वो इंडिया के नेटिव नहीं थे, वो इंडिया को बिलोंग नहीं करते थे. दे वर इन्वेडर्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम आउटसाइड एंड देन दे बिकेम द रूलर्स ऑफ दिल्ली एंड दे आर नोन एज कलेक्टिवली दे आर नोन एज द दिल्ली सुल्तान और उनको इकट्ठे बोला जाता है द दिल्ली सल्तनत. ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट ऐसा नहीं था कि बाहर से आए तभी दिल्ली को इम्पोर्टेंस मिली. देयर वर सम राजपूत रूलर्स ऑल्सो हु गेव इम्पोर्टेंस टू दिल्ली एज अ सिटी एंड द इम्पॉर्टेंट अमंग देम वर तोमर्स एंड दीज चहमानास. ठीक है, तो इसमें इस वीडियो में हम जो जो मेन टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं. द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीडियो आर रूलर्स ऑफ दिल्ली, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स कि दिल्ली सुल्तान्स जो थे उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है, द सर्कल ऑफ जस्टिस, मिनहाज सिराज, द व्यूज़ अबाउट रज़िया. मिनहाज सिराज एक क्रॉनिकलर थे, उनके क्या व्यूज़ थे रज़िया के बारे में. रज़िया द रूलर वंस शी रूल्ड दिल्ली, द थ्रोन ऑफ दिल्ली. तो वहाँ उनके बारे में मिनहाज सिराज की क्या व्यूज़ थे वो सब हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूलर्स ऑफ दिल्ली. तो रूलर्स ऑफ दिल्ली में द इम्पॉर्टेंट रूलर्स हु रूल्ड इंडिया वर इन द बिगनिंग द दिल्ली गेन्ड इम्पॉर्टेंस अंडर द रूल ऑफ राजपूत्स. ठीक है, तोमर डायनेस्टी जिसमें अनंगपाल वॉज द प्रोमिनेंट रूलर. अनंगपाल he gave importance to Delhi as a city and then he was defeated by चौहानास. चौहानास हमने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा है, it is not new to you. चौहानास के बारे में पढ़ा था ना, who were later known as चौहान्स. पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान का नाम पढ़ा था ना. तो पृथ्वीराज चौहान who was the ruler of Ajmer at that time, चौहानास who ruled Ajmer at that time, they captured the throne from Anangpal in Delhi and they made their capital at Delhi and this is how Delhi gained importance. ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली को इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुआ. इट ग्रू वेरी मच इन ड्यूरिंग देयर रूल. सिटी में बहुत सारे मर्चेंट्स आने लगे. जैना मर्चेंट्स बिकेम वेरी प्रॉस्परस देयर. दे एंड टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड. एज यू नो कि टेम्पल्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी उस समय, मैंने पिछले चैप्टर्स में भी बताया आपको. तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट होने लगे. कॉइन्स वर मिंटेड विच वर नोन एज दिल्ली वाल. वहाँ पे कॉइन्स छपने लगे, कॉइन्स बनने लगे जिनको कि दिल्ली वाल कहा जाता था उस समय पर उन कॉइन्स को. सो दिस वाज द थिंग कि उस समय पर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस हो रही थी. देन केम द इन्वेडर्स. उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि मोहम्मद घौरी बाहर से आए थे और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था. सो मोहम्मद घौरी हु केम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये वाला जो एरिया ना ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहलाता है. तो वहाँ से मोहम्मद घौरी आए थे एंड मोहम्मद घौरी ही वॉज अ टर्किश रूलर एंड ही कैप्चर्ड फर्स्ट ही वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल ऑफ टेराइन में हरा दिया था 1191 में. बट ही केम विद मोर फोर्स मोर पावर इन 1192. वो वापस आए 1192 में एंड दिस टाइम ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान and he killed पृथ्वीराज चौहान and he captured the throne of Delhi. अब यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है वो किसका है, दिल्ली सुल्तान्स का. तो दिल्ली सुल्तान्स के
जो पूरा उनका जो रूल था उसमें 5 डायनेस्टीज़ आती हैं जिनके इंपॉर्टेंट रूलर्स हम देखने वाले हैं। टेक आउट पेज नंबर 31 इन योर बुक, और उसमें जो चार्ट दिया हुआ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट गिव्स यू आइडिया अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली। उन्होंने कौन से सन से कौन से ईयर तक रूल किया है, एंड दिस चार्ट शोज़ द एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट रूलर्स ऑफ द डायनेस्टीज़। सारे रूलर्स के नाम नहीं है क्योंकि आपको बीच बीच में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में गैप दिखेगा, फिर आप कहोगे कि मैम ये तो इस यहाँ तक था, फिर ये नेक्स्ट एरा जो है, नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो तो इस ईयर से नहीं शुरू हो रही है। तो वाई? बिकॉज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रूलर्स के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने प्रोमिनेंटली रूल किया, ठीक है, क्योंकि इतने सारे रूलर्स होते हैं एक डायनेस्टी में, तो वी कैन नॉट स्टडी ऑल द नेम्स, और वो फिर आप बहुत कंफ्यूज भी हो जाओगे। इसलिए हमें सिर्फ मेन जो रूलर्स थे पर्टिकुलर डायनेस्टीज़ के, उनके नाम पढ़ने हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। पेज नंबर 31, द रूलर्स ऑफ दिल्ली, टेबल 1। Rajput dynasties, I told you, Tomar dynasty, Anangpal ruled from 1130 to 1145, and then Chauhans, the important rulers were Prithviraj Chauhan. He ruled from 1175 to 1192. In 1192, as I told you, he was killed by Muhammad Ghori. Now the early Turkish rulers, that means the era of Delhi Sultans has come, और वो शुरू हुआ 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक बिकेम द रूलर ऑफ दिल्ली। एक्चुअली ही वॉज रिप्रेजेंटिंग मोहम्मद घौरी सिंस 1192। 1192 में जब मोहम्मद घौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, तब उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना नुमाइंदा बनाकर, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर दिल्ली का कार्यभार उनको सौंपा था। But when he died, when Muhammad Ghori died in 1206, Qutbuddin Aibak became the full-fledged Sultan of Delhi. आ रहा है समझ में? Qutbuddin Aibak was the slave of this Muhammad Ghori. Muhammad Ghori के slave थे, that means उनके गुलाम थे, उनके दास थे। एंड लेटर ऑन जब मोहम्मद गौरी की डेथ हो जाती है 1206 में, तो कुतुबुद्दीन ऐबक फुल फ्लेजेड सुल्तान बन जाते हैं, पूरे सुल्तान बन जाते हैं दिल्ली के। एंड ही फाउंडेड दिस स्लेव डायनेस्टी। इनसे स्लेव डायनेस्टी शुरू होती है, ठीक है। सो 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक। देन कम्स शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश वॉज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। उन्होंने रूल किया 1210 से 1236 तक। देन रज़िया हु वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, शी रूल फ्रॉम 1236 टू 1240, बिकॉज उनका रूल जो था वो बहुत दिन तक नहीं चल पाया, बिकॉज शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन एंड लेटर ऑन शी वॉज मर्डर्ड। देन वॉट गियासुद्दीन बलबन बिकेम द नेक्स्ट रूलर। 1266 से 1287 तक गियासुद्दीन बलबन ने रूल किया। देन केम द खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का नाम एटलीस्ट मेरे को लगता है सब लोगों को पता होगा, बिकॉज एवरीवन हैज़ सीन द मूवी पद्मावत। बहुत सारे बच्चों ने, सबने पद्मावत मूवी देखी है। पद्मावत मूवी में जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल है वो रणवीर सिंह ने प्ले किया था, एंड ही वॉज फ्रॉम द सेम खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये आया आपका स्लेव डायनेस्टी के बाद। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, एंड अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। दिस वॉज द रूल ऑफ खिलजी डायनेस्टी। देन केम द तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी की बात आती है। दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर गोइंग टू स्टडी देम एज अ केस स्टडी ऑल्सो लेटर इन द चैप्टर। तो तुगलक डायनेस्टी में फर्स्ट वन वॉज गियासुद्दीन तुगलक, एंड ही रूल फ्रॉम 1320 टू 1324। मोहम्मद तुगलक, ही रूल फ्रॉम 1324 टू 1351। इनका रूल बहुत लंबा था और इन्होंने बहुत सारे चीज़ें की हैं जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक, ठीक है। दैन केम द सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में द इम्पॉर्टेंट रूलर वॉज खिज्र खान, who ruled from 1414 to 1421, and then came the Lodi dynasty. Lodi dynasty में जो important ruler हैं he was Behlol Lodi, who ruled from 1451 to 1489. So these are the major 5 dynasties of Delhi Sultans, ठीक है। First one is slave dynasty, second one is Khilji dynasty, third one is Tughlaq dynasty, fourth one is Sayyid dynasty, and fifth one is Lodi dynasty. Lodi dynasty के जो रूलर्स थे उनको हराकर बाबर ने मुग़ल एम्पायर
की स्थापना की। मुगल्स जब इंडिया में आए, द बाबर वॉज द फर्स्ट वन फ्रॉम द मुगल एम्पायर हु केम टू इंडिया एंड लोधीज वर डिफीटेड बाय बाबर। तो यहाँ से फिर मुगल एम्पायर शुरू हो जाएगा जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में हमें लोधी डायनेस्टी जो है, इट वॉज द लास्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। सो दिस वॉज अबाउट द रूलर्स ऑफ दिल्ली। आई होप इतना समझ में आ गया होगा और आपको इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में से लर्न करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दिल्ली सल्तनत क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज दिस ब्रिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत एक सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बन गया फॉर द होल कंट्री। यहाँ से जो एक्सपेंशन शुरू होता है वो पूरे साउथ तक जाता है, बहुत सारा एक्सपेंशन किया इन लोगों ने। तो दिल्ली वॉज द सेंटर, वो उनकी कैपिटल क्या होती थी? दिल्ली होती थी, ठीक है। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट टॉपिक, रूलर्स ऑफ दिल्ली। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। फाइंडिंग अबाउट मतलब कैसे पता चला, ये हम तो हिस्ट्री में पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है। व्हाट आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज? दीज आर कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, दैट मीन्स जो बिल्डिंग्स होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड देन रिटन टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के। तो हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में भी इन्हीं चीज़ों से पता चलता है। वी हैव कॉइन्स, वी हैव इंस्क्रिप्शंस, वी लर्न फ्रॉम आर्किटेक्चर एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग अबाउट दिस दिल्ली सुल्तान्स वर रिटन टेक्स्ट। और इन रिटन टेक्स्ट को क्या कहा गया उस समय पर? तारीख या तवारीख, बोथ आर द सेम। व्हेन वी कॉल इट इन सिंगुलर टर्म देन इट इज़ कॉल्ड एज तारीख, और जब हम इसको प्लूरल टर्म की तरह यूज़ करते हैं तो हम इसे तवारीख कहते हैं। सो दीज आर द रिटन टेक्स्ट विच वर रिटन बाय लर्नेड मैन, ठीक है। राजा के राज्य में, राजा के दरबार में जो लर्नेड मैन होते थे, दैट मीन्स जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनको ये तारीख और तवारीख लिखने का काम सौंपा जाता था। These learned men could be secretaries, could be poets, could be courtiers, could be administrators in the court of the सुल्तान। सुल्तान के राज्य में ये सभी लोग होते थे जो कि किसी ना किसी तरीके से राजा को गाइड करते थे या उनको एडवाइस करते थे फॉर हाउ टू रूल एंड हाउ टू रूल इन अ जस्ट वे। जस्ट वे मीन्स कैसे न्याय के साथ उनको रूल करना है। तो वो हम आगे अभी देखेंगे कि उनका न्याय क्या था। दैट वाज नॉट एक्चुअली न्याय, बट दे वांटेड टू गिव एडवाइस, दे वांटेड टू मेक द सोसाइटी इन एन आइडियल सोशल ऑर्डर। एक आइडियल सोशल ऑर्डर वो मेंटेन करना चाहते थे सोसाइटी में। दैट वाज राइट अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही था। अभी हम देखते हैं आगे, आपको पता चलेगा कि वो सही था या नहीं था। सो इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट तारीख एंड तवारीख क्या था कि जो ये लर्नेड मैन होते थे, दे यूज टू लिव नियर द किंग। दे हैव नेवर बीन टू विलेजेस और टू द सिटीज़ टू गिव द रियल पिक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वो एक रियल पिक्चर जो है समाज का, सोसाइटी का, कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हो रहा है समाज में, सोसाइटीज़ में, विलेजेस में, वो सभी क्लियरली प्रेजेंट नहीं करते थे। बिकॉज दे यूज टू लिव नियर द किंग, वो राजा के आसपास ही रहते थे और इसलिए राजा के तारीफ़ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा करते थे। बिकॉज दे वर इन द होप दैट दे विल गेट रिच रिवॉर्ड्स फ्रॉम द रूलर। तो उन रिवॉर्ड्स के लालच में बहुत पॉजिटिव चीज़ें वो रूलर्स के बारे में मेंशन किया करते थे इन देयर तारीख, ठीक है। एंड सेकेंड, दे ऑफन दीज ऑथर्स एडवाइज्ड रूलर्स ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडियल सोशल ऑर्डर। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि वो क्या चाहते थे कि समाज में आइडियल सोशल ऑर्डर बना रहे, विच इज़ बेस्ड ऑन टू थिंग्स, एंड दीज टू थिंग्स आर बर्थ राइट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये दो चीज़ें वो राजा को कहते थे कि ये दो चीज़ें ज़रूर फॉलो होनी चाहिए। व्हाट आर द दीज थिंग्स कि समाज में सही सोशल ऑर्डर बना रहे, सही व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए बर्थ राइट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दीज टू
should be followed religiously, should be followed strictly. Birthright क्या है? That the privileges given to somebody on the basis of birth. किसी व्यक्ति को अपने बर्थ के आधार पर अगर कोई सुविधा मिल रही है, कोई प्रिविलेज मिल रहा है, कोई एडवांटेज मिल रहा है, उसको कहते हैं बर्थ राइट. सपोज़ एक नोबल फैमिली में कोई बच्चा पैदा हुआ है. नोबल्स वर द पीपल, उस समय पर उनको नोबल कहा जाता था दिल्ली सल्तनत के रूल में. जब जो लोग इन्फ्लुएंशियल होते थे, रिच क्लास के लोग जो कि राजा के आसपास रहते थे, ऐसे लोगों को नोबल्स कहा जाता था. तो इफ़ अ child is born in a noble family, then he has this privilege कि he will become a noble in future, कि आगे चल के वो भी कोई अच्छी पोस्ट पर होगा. मतलब जैसे मंत्री का बेटा मंत्री, जागीरदार का बेटा जागीरदार. तो इस तरह से बर्थ राइट उनको मिलेगा. एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, दैट यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्या उनकी सोच थी. दैट गॉड हैज़ मेड मेल्स सुपीरियर टू फीमेल्स, कि उनका ये स्ट्रिक्ट बिलीफ था कि जो गॉड हैं उन्होंने मेल्स को फीमेल्स से सुपीरियर बनाया है. एंड देयरफॉर मेल्स हैव द ओनली राइट टू रूल ओवर फीमेल्स और टू रूल ओवर द कंट्री. कंट्री पर रूल करने का अधिकार केवल मेल्स को है. एंड फीमेल्स आर बॉर्न टू बी सबॉर्डिनेट टू मेल्स. मेल्स के सबॉर्डिनेट रहने के लिए ही फीमेल्स का जन्म हुआ है. सो दीज आर द टू थिंग्स जिसके बेसिस पर वो एक सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहते थे और राजा को इसके लिए एडवाइस करते थे, उनको प्रेशराइज करते थे कि ये चीज़ें समाज में बनी रहनी चाहिए. सो डू यू थिंक दैट दिस इज़ जस्टिस और गुड गवर्नेंस? इन माई ओपिनियन इट इज़ नॉट अ गुड गवर्नेंस और जस्टिस, बट उस समय पर यही आइडियल सोशल ऑर्डर था. ठीक है. सो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक, फाइंडिंग अबाउट दिल्ली सुल्तान्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर, रिटन टेक्स्ट, तारीख तवारीख जो कि लर्नेड मैन लिखते थे. और कैसे लिखते थे? राजा के बारे में अच्छा लिखते थे और आम जनता के बारे में कुछ भी नहीं लिखते थे. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ सर्कल ऑफ जस्टिस. सर्कल ऑफ जस्टिस कि हमने ये पढ़ा कि भाई बर्थ राइट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था, मतलब सोसाइटी में बहुत कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी कुछ लोग थे जो कि ऑनेस्टी में और जस्टिस में बिलीव करते थे. और उनमें से एक थे फ़ख्र मुदब्बिर. ही वॉज अ लिटरेट पर्सन, ही वॉज अ स्कॉलर. एक स्कॉलर थे 13th सेंचुरी के, और उन्होंने बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं उस समय की सोसाइटी के बारे में. और उनका ये कॉन्सेप्ट था सर्कल ऑफ जस्टिस का. सर्कल ऑफ जस्टिस में उन्होंने क्या समझाया कि जो राजा है उसको सरवाइव करने के लिए और उसको प्रॉस्पेर करने के लिए क्या चाहिए? उसको सोल्जर्स चाहिए, उसको आर्मी चाहिए. सोल्जर्स को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? सैलरीज़ चाहिए. सैलरीज़ मिलेगी तभी तो सोल्जर्स सर्वाइव करेंगे. और सैलरीज़ कहाँ से आएगी? फ्रॉम द रेवेन्यू विच वॉज गिवन बाय द पेजेंट्स. जो किसान हैं वो खेती करेंगे, अच्छी प्रोडक्शन करेंगे, तो वो लगान देंगे राजा को, तो उससे उनकी सैलरीज़ निकलेगी. और सैलरी रेवेन्यू अच्छा देने के लिए क्या होना चाहिए? प्रोडक्शन ज़्यादा होने के लिए द पेजेंट शुड बी प्रॉस्पेरस एंड हैप्पी. वो खुद खुश होगा, खुद प्रॉस्पेरस होगा, तब वो अच्छी खेती कर पाएगा और अच्छा अनाज प्रोडक्शन करेगा, तो वो ज़्यादा रेवेन्यू देगा. और उसको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? दैट देयर शुड बी ऑनेस्टी एंड देयर शुड बी गुड गवर्नेंस इन द किंगडम. राज्य में क्या होना चाहिए? अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए. तब जाके जो किसान है वो प्रॉस्पेरस होगा, खुश होगा. किसान प्रॉस्पेरस और खुश होगा तो क्या होगा? उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वो रेवेन्यू ज़्यादा देगा, रेवेन्यू ज़्यादा देगा तो उसको सोल्जर्स की सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी, और सैलरी ज़्यादा अच्छी होगी तो वो सोल्जर्स खुश होंगे, और खुश होंगे तो क्या होगा? अल्टीमेटली द किंग विल बी हैप्पी, द किंग विल बी प्रॉस्पेरस. तो ये एक पूरा सर्कल ऑफ जस्टिस उन्होंने समझाया था. दैट द रूल ऑफ द रूलर शुड बी गुड एंड ऑनेस्ट एंड जस्टिफाइड. ठीक है. So this is about circle of justice. It's very easy to understand. I hope you have understood it. And now we come to the last topic of this video, and this is how Razia became the queen and what Minhaj-e-Siraj has said about Razia Sultan. Razia was the daughter of Iltutmish. Razia जो थी वो Iltutmish की daughter थी, and
She was very efficient as compared to her brothers and therefore she sat on the throne of Delhi after इल्तुतमिश डेथ के बाद, इल्तुतमिश की डेथ के बाद रज़िया सुल्तान जो कि अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा काबिल थी, बहुत एफिशिएंट थी, बहुत अच्छी वॉरियर थी, एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो वो गद्दी पर बैठी बिकॉज शी वॉज मच मोर क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स. बट एज वी ऑल नो दैट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हमने अभी पढ़ा कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन था सोसाइटी में, देयरफॉर द मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, द नोबल्स, द एडमिनिस्ट्रेटर्स, कोई भी उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था. नोबडी वॉज एक्सेप्टिंग हर एज द रूलर बिकॉज दे वर ऑफ द ओपिनियन कि हाउ कैन अ वुमेन रूल अ मैन, कि एक वुमेन जो है वो मैन को कैसे रूल कर सकती है. एंड देयरफॉर दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड दे रिमूव्ड हर फ्रॉम द थ्रोन just after 4 years. She sat on the throne in the year 1236 and was removed in the year 1240. But मिनहाज सिराज ने उनके बारे में क्या कहा है? मिनहाज सिराज, he was a chronicler in the slave dynasty. जो हमने slave dynasty पढ़ रहे हैं हम, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया, गियासुद्दीन बलबन, इनकी डायनेस्टी में ये एक क्रॉनिकलर थे. दैट मीन्स एक तारीख लिखने वाले एक क्रॉनिकलर थे. तो उन्होंने ये लिखा दैट शी हैज़ मच मोर एक्सीलेंट क्वालिटीज़ एज़ कम्पेयर टू हर ब्रदर्स, बट वो अपनी क्वालिटीज़ से गेन कैसे कर सकती है. देयर इज़ अ कंप्लीट जो उनका वर्जन है लिखा हुआ, उनकी जो बात है विच इज़ रिटन इन वेरी ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, बहुत अच्छी लैंग्वेज में उन्होंने उस चीज़ को मेंशन किया कि मिनहाज सिराज थॉट दैट क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड. उन्होंने यहाँ पे गॉड को भी इंक्लूड कर लिया कि जो आइडियल सोशल ऑर्डर गॉड ने क्रिएट किया है उसके हिसाब से एक विमेन जो है वो रूल नहीं कर सकती है. ठीक है, वो उसके अगेंस्ट है कि क्वीन रूल करे. तो विमेन वर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट टू मेन. तो उन्होंने क्या लिखा? इन द रजिस्टर ऑफ गॉड्स क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, हाउ डिड शी गेन फ्रॉम ऑल ऑफ हर एक्सीलेंट क्वालिटीज. सी द लैंग्वेज. उन्होंने क्या लिखा कि गॉड के रजिस्टर में जो उनका अकाउंट है, रज़िया का जो अकाउंट है वो मैन की कैटेगरी में नहीं है. ठीक है, मैन और वुमेन दो कैटेगरीज हैं भगवान के रजिस्टर में, तो जो उनका अकाउंट है वो विमेन की कैटेगरी में है. तो वो कैसे, हाउ कैन शी गेन फ्रॉम हर ऑल एक्सीलेंट क्वालिटीज़, इतनी अच्छी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ होने के बाद भी वो उसका फ़ायदा कैसे उठा सकती है, क्योंकि वो तो एक विमेन है. तो दिस इज़ वॉट मिनहाज सिराज रोट अबाउट हर. सो दिस शोज़ कि उस समय पर सोसाइटी में क्या चल रहा था और कितना अनएक्सेप्टेंस था फीमेल्स के लिए. But Razia was very determined and Razia wrote in her every inscription and coins, Razia mentioned as she is the daughter of Iltutmish. उन्होंने कहीं भी ये चीज़ छुपाई नहीं और उनको हर जगह अपने इंस्क्रिप्शंस में और अपने कॉइन्स में मेंशन करी कि शी इज़ द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश. जबकि ऐसा नहीं था कि रज़िया वॉज द फर्स्ट वन टू सैट ऑन द थ्रोन. ऐसे और भी फीमेल रूलर्स हुए हैं रज़िया से पहले भी और रज़िया से बाद भी. लाइक देयर वाज अ रूलर इन कश्मीर नोन एज दिद्दा. दिद्दा के नाम से कश्मीर में 980 से लेके 1003 तक उन्होंने रूल किया, मतलब रज़िया से पहले उन्होंने रूल किया था. एंड दिस दिद्दा वर्ड इज़ द it has come from the root word दीदी. दीदी जो हिंदी का एक वर्ड है, दीदी से आया है. एंड बट इट हैज़ अ मेल, जो उनका प्रोनाउंसिएशन है दिद्दा, वो एक मेल की तरह है. इट गिव्स अ फीलिंग कि वो एक मेल का नेम है दिद्दा. तो दिस शोज़ कि वो शी वॉज नॉट रेडी टू मेक हर प्रेजेंस फेल्ट एज अ फीमेल. ठीक है. Similarly, there is another ruler in there was another ruler in आंध्र प्रदेश वारंगल डिस्ट्रिक्ट में. काकातिया डायनेस्टी थी, उसमें रुद्रमा देवी नाम से एक क्वीन हुई है. शी रूल फ्रॉम 1262 टू 1289. 1262 से 1289 यानी रज़िया के बाद उन्होंने रूल किया. बट इन ऑल हर इंस्क्रिप्शंस एंड एवरीवेयर शी मेंशन्ड हरसेल्फ एज अ मेल. उन्होंने अपना जो डिस्क्रिप्शन है फॉर द कमिंग जनरेशन, वो ये चाहती थी कि आने वाली जनरेशन जो है वो उनको एक मेल के नाम से पहचाने. एंड देयरफॉर शी मेंशन इन ऑल हर इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स एक्सेट्रा, शी मेंशन्ड हरसेल्फ एज अ मेल रूलर. सो ऑल दिस वी हैव कवर्ड अप टू दिस टॉपिक. आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की हैं. द रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन द फर्दर वीडियोज़. So bye bye for now. Have a good day.